अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 जो हम थ्रेटिकली तो सारा पढ़ चुके हैं उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम आपने उसकी एक्सरसाइज में से सिर्फ आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसके कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में अबाउट 70 to 80% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग चैप्टर के अंदर से कर चुके हैं जब हमने थ्रेटिकली ये चैप्टर को रीड आउट किया था। तो जो डेफिनेशंस हम चैप्टर के अंदर से कर चुके हैं, अगर आपको वो इन क्वेश्चंस में मिलें तो आपको जहां से इजी लगे आपने वहां से याद कर लेनी है। अगर आपको वो इधर से इजी लगे तो आपने यहाँ से याद कर लेनी है, और अगर आपको बुक से इजी लग रहा है तो आप लोगों ने उसको बुक से अच्छे से याद कर लेना है। चलें हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कहता जी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमने फॉलोइंग टर्म्स को रिप्रेजेंट करना है। पहला सवाल जो है वो कहता है जी डिफाइन एनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम एनर्शिया की डेफिनेशन को देखेंगे। उसमें वो हमें क्या कहता है? एनर्शिया की डेफिनेशन में वो हमें ये कहता है जी कि एनर्शिया is that characteristics of a body due to which it resists any change in its state of rest or of motion। याद हो तो हमने एनर्शिया को बहुत डिटेल में पढ़ा था कि ये एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी बॉडी की जो रेजिस्ट करती है उस चेंजिंग के अगेंस्ट, उस बॉडी की चेंजिंग के अगेंस्ट। वो बॉडी चाहे रेस्ट में हो या वो मोशन में हो, वो हमेशा रेजिस्ट करेगी। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम में हमने पढ़ा था कि जो मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी का। ठीक है, याद हो तो ये हमने तकरीबन पेज नंबर 59 पे इसकी डेफिनेशन को गालबन देखा था कि मोमेंटम के मोमेंटम एक ऐसी बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन है, यानी हकीकत में हम मिकदार बताते हैं कितनी मोशन की जो उसने मास एंड वेलोसिटी की वजह से पोजेस किया। और हमने पढ़ा था कि मोमेंटम का यूनिट मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और उसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम वी है, यानी कि m फॉर मास एंड v फॉर वेलोसिटी। उसके बाद फोर्स आ जाता है। फोर्स को डिफाइन करते हैं कि ये हमने इधर क्या लिखा हो जी, फोर्स इज डिफाइंड एज द एजेंसी विच चेंजेस और टेंड द चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कि जो वजह बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंजिंग में, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है या वो मोशन में। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे अगर एक ब्लॉक है ये रेस्ट में पड़ा हुआ है और इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई कर दी जाती है तो ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, यानी कि उसकी जो है ना चेंज कर दी उसने अपनी पोजीशन। और अगर एक ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है उस पर हम फोर्स लगा देते हैं तो वो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके रुक जाता है तो इट्स मीन हमने मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट को भी रोक दिया। चलें बुक पे देख लेते हैं कि हमने इसकी डेफिनेशन की, फोर्स की डेफिनेशन को पढ़ा था कि फोर्स क्या करती है? मूव्स और टेंस टू मूव, यानी कि ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की वजह बनती है और मूव करवाती भी है, ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवाने की भी वजह बनती है किसी भी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट को, और फोर्स साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल वही ना कि अगर एक बॉल है ना, अगर एक बॉल ज़मीन पे रोल करती हुई जा रही है, मैं यहाँ पे अगर दिखाता हूँ आपको बना के, अगर एक बॉल जो है वो ज़मीन पे रोल करती हुई जा रही है, वो यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है उसने बॉल को हल्का सा फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? वो बॉल जिसकी डायरेक्शन फोर्स की वजह से इधर को थी वो कहाँ को टर्न हो जाएगी? उस डायरेक्शन को टर्न हो जाएगी। तो इससे ये भी पता चला कि जो फोर्स है वो हमारे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन को यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में कहता है द फोर्स दैट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस, यानी कि जो रगड़ मुखालिफ, यानी कि ताकत किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को फेस करना पड़ती है उसको हम फ्रिक्शन कह देंगे। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि वो फोर्स जो प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंस की वजह से अगेंस्ट रेडिटी मोशन, उस ऑब्जेक्ट की वजह से जो मोशन में है बिटवीन टू सर्फेसिस, दो सर्फेसिस में। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं तो आपके पाँव और जो ज़मीन के दरमियान जो रेजिस्टेंस जो क्रिएट होगी और जो फ्रिक्शन क्रिएट होगी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेंट्रीपिटल फोर्स।
अगर याद हो तो हमने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है तो उसको सर्कुलर ट्रैक में मूव करवाने के लिए जो फोर्स ज़रूरत होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसकी हमने एक एग्जांपल देखी थी। हमारे पास एक डोरी है, उस डोरी के साथ हम एक स्टोन को बांध देते हैं और स्टोन को बांधने के बाद हमने ये देखा था कि अगर हम उसको एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर रोटेट करवाते हैं तो ये जो सर्कुलर ट्रैक के अंदर रोटेट करता है वो फोर्स जो बॉडी को मूव करवाती है सर्कुलर ट्रैक के अंदर वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, एक्शन एंड रिएक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले हम मास को देखेंगे। जब हमने मास एंड वेट को पढ़ा था तो हमने वहाँ ये पढ़ा था कि आमतौर पर जो मास और वेट था उसको एक जैसी ही क्वांटिटी कंसीडर किया जाता था कि ये बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक जैसी नहीं है। मास क्या है? मास है मिकदार, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी के वो कितनी अमाउंट में मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लिक्विड है वो लीटर में है, वो 2 लीटर है, वो 3 लीटर है, यानी कि अमाउंट बता रहे हैं कि हम 2 है 3 है, और ये मास कहलाता है। और मास स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वेट क्या होता है। डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में। वेट में था द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वो ताकत जिसके साथ ऑब्जेक्ट को जमीन अपनी सेंटर की तरफ खींचती है वो उसके वेट की ही वजह से क्रिएट होती है। अब जिस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, जो ऑब्जेक्ट वजन रखता होगा, उसको हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींचेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जब उसको अपनी तरफ खींचेगी तो उसकी डायरेक्शन वही हो जाएगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इसके पास अब डायरेक्शन भी है और हम मैग्नीट्यूड भी डिफाइन कर सकते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट के पास डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड भी हो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये बुलंदी के साथ साथ चेंज होती रहती है। आल्टीट्यूड मतलब बुलंदी। नेक्स्ट आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर जो 2 है, पार्ट नंबर 2 है जो 3.3 का, एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है। एक्शन एंड रिएक्शन मैंने आपको बहुत डिटेल में जब हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था उसमें आप लोगों को बताया था। आप लोगों ने इसको बुक से ही याद करना है, मैं आपको याद करवा देता हूँ कि उसमें मैंने आपको क्या कंसेप्ट दिया था। मैंने कहा था लेट देयर आर 2 बॉडीज, हमारे पास 2 बॉडीज हैं। एक को हमने नाम दे दिया था जी बॉडी ए का, याद है ना, एक को हमने नाम दे दिया था बॉडी ए का और दूसरे को हमने नाम दे दिया था बॉडी बी का, ठीक है। हमने कहा था लेट देयर आर 2 बॉडीज ए एंड बी, व्हेन अ बॉडी ए exert a force on body B, then this force is called action force. Is it clear? And when the body B exert a force on body A, then this force is called reaction force. और साथ में आपने इनकी डायग्राम बना देनी है, हो जाएगा ना ये वाला। आप उधर से जाके बुक से जाके उसको अच्छे से कर सकते हो। मैंने उस लेक्चर में आपको निशान भी लगवाया था कि आप लोगों ने कितना याद करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। कहता है कि जब 2 बॉडी स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर ओवर वन अनदर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और उनके दरमियान जो फ्रिक्शन क्रिएट होगी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगी। अब वो था स्लाइड ओवर, रोलिंग में क्या आ जाएगा, रोल ओवर। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द अदर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 बॉडीज इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। अब आ जाता है जी हमारे पास व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। याद है ना जब हमने लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। अब यहाँ पे आ जाता है जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया एवरी बॉडी इज कंटिन्यूस इन इट्स state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by an external force impressed upon it। बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इस टाइम बेटे रेस्ट में पड़ा हुआ, ये तब तक रेस्ट में पड़ा रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई
ना कर दूं। ये ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में पड़ा रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। और अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा है, मोशन करता जा रहा है, वो तब तक मूवमेंट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए जो उसको रोक दे। तब तक वो स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स हम अप्लाई ना कर दें जो उसकी डायरेक्शन को बदल के उसको रुकवा दे। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3.5 कहता है व्हाई इज इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। बस की छत पर ट्रैवल करना इतना खतरनाक क्यों है? व्हेन अ बस इन रनिंग पोजीशन, जब बस रनिंग पोजीशन में आती है, देन एवरीबॉडी इन द बस इज आल्सो इन मोशन। तो हर ऑब्जेक्ट, हर पर्सन उस बस के अंदर मोशन में होता है। सो इफ a person try to travel on the roof of a bus then he may lose his balance। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो अपने बैलेंस को स्टेबल नहीं रख पाता। अगर पर्सन ट्राई करेगा ट्रैवल करने की बस की छत पर, तो देन ही मे लूज हिज बैलेंस, जिससे वो अपना बैलेंस खो देगा एंड मे फॉल डाउन, और गिर जाएगा। सो इट इज डेंजरस टू वॉक ऑन द रूफ ऑफ अ बस। नेक्स्ट हमारे पास 3.6 है, कहता है जी व्हाई डज अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। जब बस या कोई भी गाड़ी टर्न लेती है, रोटेट करती है, सर्कल में हो, तो ऐसा क्यों होता है कि जो पैसेंजर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं? तो आपको पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट करता है और जिस ऑब्जेक्ट ने भी कर्व ट्रैक में रोटेट करना है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है नेसेसरी जो है ना फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, और जिससे वो जो है ना सर्कुलर ट्रैक में रोटेट करता है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? जब भी आपने देखा होगा कोई भी रोड यूं टर्न तो नहीं करता ना, और वो हमेशा थोड़ा सा सर्कुलर ट्रैक के अंदर रोटेट करता है। जब वो सर्कुलर ट्रैक के अंदर रोटेट करता है तो क्या होता है कि ये जो सर्कुलर ट्रैक होता है, अब ये इसका जो आउटर पार्ट होता है वो थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो इनर पार्ट होता है वो थोड़ा इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये रोटेट करने की कोशिश करता है तो गाड़ी के टायर्स और रोड के दरमियान ये सर्कुलर ट्रैक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, जिससे वो रोटेट करता है। अच्छा, वो तो बस तो रोटेट कर जाती है, गाड़ी तो रोटेट कर जाती है, लेकिन जो उसके अंदर पैसेंजर्स होते हैं ना, बैठे होते हैं, वो मोशन में होते हैं। जब वो मोशन में होते हैं तो उनको भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है जिससे वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ये हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत डिटेल में पढ़ा था चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी का, और ये आप लोगों ने इसको देख लेना है, जिसमें हमने प्रूव किया था कि हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए होता है, जिसमें हमने इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय हमने टाइम के साथ किया था। इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, बोथ साइड्स पे हमने टाइम टेकन के साथ डिवाइड किया था, एंड एट द एंड हमारे पास पी एफ माइनस पी ए डिवाइडेड बाई टी एंड एफ इज इक्वल टू एम में हमारा इसका फॉर्मूला बन गया था। नेक्स्ट हमारे पास 3.8 क्वेश्चन आ जाता है, उसमें हमें वो कहता है व्हाट विल बी द टेंशन इन अ रूफ। रस्सी में टेंशन क्या होगी? डेट पुल्स फ्रॉम इट्स एंड बाय टू ऑपोजिट फोर्स इज 100 न्यूटन ईच। क्या है कि हमारे पास दो पर्सन हैं और उन्होंने एक रूप रस्सी को पकड़ा हुआ है। हम देख लेते हैं, चलें जी, कि वो किस तरीके से है, थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं और हमारा कंसेप्ट इससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके हाथ में रस्सी है और इसी तरीके से एक पर्सन इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, उस पर्सन ने रस्सी को पकड़ा हुआ है। ये पर्सन अपनी डायरेक्शन में रस्सी को खींचता हुआ 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ये पर्सन रस्सी को अपनी तरफ खींचते हुए 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, यानी दोनों की फोर्सेस इस टाइम सेम आ रही है। तो कहता है बताओ टेंशन कितना क्रिएट होगा रस्सी में। तो टेंशन का फॉर्मूला लगा देंगे, T इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 पर्सन 1 कितनी फोर्स लगा रहा है? 100। पर्सन 2 कितनी फोर्स लगा रहा है? 100। तो 100 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 200, और फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूटन। तो इसमें इस रूप में, इस रस्सी में कितनी टेंशन बेटे क्रिएट हो जाएगी? 200 न्यूटन की टेंशन क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन
आर ऑलवेज इक्वल, एक्शन एंड रिएक्शन तो हमेशा बराबर होते हैं बट ऑपोजिट, लेकिन एक दूसरे से ऑपोजिट चले जाते हैं। देन हाउ डज अ बॉडी मूव, लेकिन फिर भी बॉडी कैसे मूव कर जाती है, चलिए भी देख लेते हैं। कहते हैं एक्शन इज अ फोर्स, एक्शन एक फोर्स है जो एक्ट करती है किसी बॉडी पर, वाइल लेकिन जो रिएक्शन है वो भी फोर्स है जो एक्टेड होती है सेकंड बॉडी की तरफ से फर्स्ट बॉडी पर, और एक्शन के रिस्पॉन्स में जो हमेशा इक्वल होती है उस फोर्स के जो लगाई जा रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। सो ड्यू टू रिएक्शन दैट द फर्स्ट बॉडी मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्शन फोर्स, ये वही रिएक्शन फोर्स है जिसकी वजह से फर्स्ट बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है एक्शन फोर्स की वजह से। लेकिन एज वी पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जैसे ही हम ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुट करते हैं, इट इज आर एक्शन, ये हमारा एक्शन होगा। आप जमीन पे चलते हैं ना, आपके पाँव क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ग्राउंड को, जमीन को बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो अर्थ है वो पुश कर रही है हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी वजह से हम उस फॉरवर्ड डायरेक्शन की वजह से आसानी से जमीन पर मूव कर लेते हैं। 3.n कहता है अ हॉर्स पुशेस द कार्ट, घोड़ा गाड़ी को खींचता है। इफ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट देन हाउ डज द कार्ट मूव। अगर देखा ना, इसका भी आंसर बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन के आंसर को किया कि एग्जांपल देखिए कि हम अगर ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं ना, तो हमारे पाँव जो है वो एक्शन फोर्स लगा रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं, और ज़मीन जो इन उस एक्शन की वजह से जो हमारे ऊपर फोर्स लगाती है वो क्या आ जाता है जी, वो रिएक्शन आ जाता है, जिसके ऊपर से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आसानी से मूव कर जाते हैं। इसी तरीके से जो फोर्स है पुश करता है ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में, और जो एक्शन है वो इनवर्स अर्थ क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में अर्थ क्या करेगी, उस हॉर्स की फोर्स को कहाँ पे ट्रांसफर कर देगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे कार जो है वो हॉर्स के साथ आसानी से मूव करेगा। जो फोर्स एक्सर्ट करेगा हॉर्स कार्ट पर वो एक्शन नहीं है, लेकिन ये नेट फोर्स है जो मूव करवा रही है कार्ट को। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा था कि जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का, वो टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने कहा था जी एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है और उसका हमने कह दिया था इसका मैस 1 है, ये कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और इस वेलोसिटी को हमने कह दिया था लेट इस इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैस 1 u1। और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास m2 था, हमने कहा था कि लेट ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास मूव करता है कुछ वेलोसिटी के साथ, इसको हमने कह दिया था u2। लेकिन ये बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन की, इन दोनों के आपस में टकराने से पहले की। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट आपस में टकरा जाते हैं तो ये जो हमारे पास m1 है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी किस में हमने कन्वर्ट कर दी थी, हमने v1 में vi में कन्वर्ट कर दी थी। और इसी तरीके से जब हम मैथ्स 2 की बात करते थे तो वो u2 से vf में कन्वर्ट हो गया। तो ये था कि टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट कांस्टेंट ही रहे थे। तो इसलिए कहते हैं जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का, जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ इंटरेक्ट करती हैं लेकिन फिर भी वो कांस्टेंट रहती हैं। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा था, आप उसमें से सिर्फ इसकी डेफिनेशन अच्छे से करनी है और कंसेप्ट उसका आप उस लेक्चर से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपने कोई से दो इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स अच्छे से कर लेने। पहला पॉइंट क्या है कि व्हेन गन इज फायर्ड, जब गन को फायर किया जाता है तो द बुलेट गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाइल द गन रिकॉइल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है लेकिन गन बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हुए रिकॉइल करती है। इस लॉ के मुताबिक वी कैन फाइंड दैट द वेलोसिटी ऑफ द गन एंड विद विच इट विल रिकॉइल, और जो वेलोसिटी ऑफ गन है इसी की वजह से जो है वो गन रिकॉइल करती है। सेकंड में क्या जी, रॉकेट और जेट इंजन वो भी सेम प्रिंसिपल ही पर ही वर्क करते हैं। लाइक इन दीज मशीन्स क्या होता है, हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जब हम उसको फ्यूल के साथ बर्न करते हैं तो वो तेज़ी के साथ बाहर की जानब आती हैं लार्ज मोमेंटम के साथ, और जो मशीन होती है वो गेन करती है इक्वल बराबर लेकिन लार्ज मोमेंटम को गेन करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यही वजह बनती है कि वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर जाता है। व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स बाय, या तो जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको वहाँ पे क्वेश्चन लिख के निशान भी लगवा दिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये सवाल बनेगा कि जब गन को फायर किया जाता है तो ये रिकॉइल क्यों करती है।
कहता when gun is fired the bullet moves in the forward direction and that is the action. उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था, लिहाजा आपने बुक से ही इसको याद करना. कहता है कि जब गन को फायर किया जाता है तो बुलेट मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारे पास दरअसल एक्शन. सो एज अ रिएक्शन द गन रिकॉल, और उसके रिएक्शन में क्या हो जाएगा, गन रिकॉल कर देगी. हमने दो सिचुएशंस लिखनी है जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है. वी नीड फ्रिक्शन टू वॉक ऑन द ग्राउंड, हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है जब हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं, जब हम मूव करते हैं, स्टॉप करते हैं व्हीकल्स को, और तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है. लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है, लाइक रोड स्लिपरी है, तो क्या होगा, हम गाड़ी को रोक नहीं पाएंगे. और मूविंग व्हीकल्स को रोकने के लिए हमेशा, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोकने के लिए हमेशा फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, और उस फ्रिक्शन को हम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक्स. द नेल्स आर यूज टू ज्वाइन पीसेज ऑफ वुड, कील होते हैं नेल्स, कील, वो पीसेज ऑफ वुड को जोड़ते हैं. विच स्टे देयर ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन, उनके दरमियान हमेशा इसलिए बरकरार रहते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद होती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, हाउ डज ऑयलिंग मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन लोवर्स फ्रिक्शन. याद हो तो हमने कहा था कि मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पढ़े थे हमने. उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि वो मशीन्स के पार्ट्स जो आपस में रगड़ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं कि हम उनके दरमियान ऑयल लगा देते हैं. जो भी ऑब्जेक्ट ऑयलिंग सरफेसेस रखता होगा ना, जब वो मूव करेगा तो वो स्लिपरी हो जाएगा. जो स्लिपरी होगा तो स्लिपरी प्लेस पर जो है फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होती. तो यहाँ पे कहता है बाय ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन बिकम स्लिपरी. जब हम ऑयलिंग करते हैं मूविंग पार्ट्स मशीन्स को तो स्लिपरी हो जाती हैं. एज ए रिजल्ट क्या निकलता है कि फ्रिक्शन लोअर हो जाती है. देखें वही क्वेश्चन अगला आगे, डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, या राइट डाउन द मेथड्स, या हम फ्रिक्शंस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स के इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं. पहला सवाल, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ. जो स्लाइडिंग सरफेसेस होंगी हमने उनको क्या कर देना, स्मूथ कर देना. लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस, और लुब्रिकेट भी लाजमी करना स्लाइडिंग सरफेसेस. अच्छा, अब रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. Therefore, sliding friction is converted into rolling friction by use of ball bearing. ball bearing का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन में. फोर्थ पॉइंट क्या था, द फ्रंट साइड ऑफ हाई स्पीड व्हीकल्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स शेप्ड वेज लाइक. अच्छा, जिसमें हमने ये पढ़ा था, यह आपने बुक से ही पॉइंट करने हैं याद अच्छे से, जिसमें हमने मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पढ़ा था. अच्छा, इसमें हमने क्या देखा था कि जितने भी हमारे पास हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक ट्रेन्स हो गई, और उसके बाद एरोप्लेन्स हो गए, और उसके बाद रेसिंग कार्स हो गई, उसको फ्रंट से स्ट्रीमलाइन फिश शेप रखा जाता है. ऐसा क्यों होता है कि जो हवा होती है और वो फ्रंट एंड पे टकराती कम है, और स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे फ्रिक्शन कम क्रिएट होता है, और जो हवा है वो मिनिमम फ्रिक्शन ऑफर करती है, और जिसकी वजह से वो आसानी से मूव कर जाते हैं. 3.17 Why rolling friction is less than sliding friction. rolling friction sliding friction से कम क्यों होता है. कहता है कि when a body is placed on the surface of other body, जब बॉडी प्लेस्ड होती है किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पर, तो वहाँ पे कोल्ड विंड्स क्रिएट कर देती है, और जब बॉडी रोल करती है किसी दूसरी बॉडी पर तो वो मूव करती है बगैर कोल्ड विंड को जो है ना रिपीट किए हुए. डेट इज़ वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. 3.18 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी, व्हाट शुड नो अबाउट द फॉलोइंग. टेंशन इन अ स्ट्रिंग क्या होता है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ब्रेकिंग फोर्स, स्किडिंग ऑफ व्हीकल, सीट बेल्ट, बैंकिंग ऑफ रोड, स्क्रीन सेपरेटर क्या होता है. हम इनको देखते हैं, इनकी डेफिनेशंस. पहला जी, टेंशन इन अ स्ट्रिंग क्या होता है. कहते हैं कि जब वेट को हम किसी डोरी के साथ जो है ना वो लटकाते हैं ना, सस्पेंड करते हैं, तो जो अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करती है डोरी उस वेट की वजह से, वो टेंशन क्रिएट कर देती है डोरी में. ये इक्वल होती है वेट के, लेकिन इसकी डायरेक्शन वेट के ऑपोजिट हो जाती है. लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिससे वो आगे नहीं जा पा रही, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जो रिक्वायर्ड होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, डेट इज कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स.
स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स क्या होती है? स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स में हमने ये पढ़ा था, याद हो कि जो रोड होता है उसका आउटर एज जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में उठा हुआ होता है, और जो उसका लोअर पार्ट होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है। जो अपवर्ड पार्ट होता है वो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। कहता वाइल टेकिंग अ टर्न, जब हम टर्न लेते हैं, इफ रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे नहीं मिल रही, देन एज अ रिजल्ट द ड्राइवर फेल्स टू टेक द टर्न, और जैसे ड्राइवर फेल हो जाएगा टर्न करने के लिए, इंस्टेड ही गो स्ट्रेट, जिससे वो स्ट्रेट चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्किडिंग। सीट बेल्ट क्या होती है? वो सेफ्टी बेल्ट जिसकी ज़रूरत होती है जब हम ड्राइव करते हैं बस को, कार को, और जो हम इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी बेल्ट, डेट इज़ कॉल्ड सीट बेल्ट। ये बेल्ट जो है वो ड्राइवर इस्तेमाल करता है किसी भी एक्सीडेंटल केस से बचने के लिए। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है? बैंकिंग ऑफ रोड्स दैट द आउटर एज ऑफ द रोड इज रीच एट द टर्निंग पॉइंट। अच्छा, ये जो ऊपर अगर आप लोगों की याद हो स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स, स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स में हमने ये पढ़ा था ना कि जब हम टर्न करते हैं तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो हमें ज़रूरी होती है, जिससे गाड़ी जो है ना वो स्लिप ना कर जाए और वो रोटेट कर जाए, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट दे रहा था एग्जाम्पल के तौर पे कि जो उसका आउटर एज होता है रोड का वो ऊपर की जानब उठा होता है। अब वो जो एग्जाम्पल दे रहा था ना, वो एग्जाम्पल बैंकिंग ऑफ रोड्स में भी आ जाती है। बैंकिंग ऑफ रोड्स में ही वो बता रहा होता है कि जो आउटर एज होता है रोड का वो ऊपर की जानब उठा हुआ होता है एट ए टर्निंग पॉइंट के डायरेक्शन में। क्रीम सेपरेटर क्या होता है? क्रीम सेपरेटर क्या होता है? ये बहुत हाई स्पीड स्पिनर होता है जो इस्तेमाल होता है सेपरेट करने के लिए फैट कंटेंट्स को वेरियस प्रोडक्ट में से, लाइक मिल्क में से फैट कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए। ये हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा था। आप यहाँ से भी शॉर्ट में आ जाए, यहाँ से याद कर लें, और अगर लॉन्ग में आ जाए, आएगा तो नहीं अलबत्ता, अगर आ जाए तो आप बुक वाला लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल फ्रिक्शन इज सडनली डिसअपीयर्स। क्या होगा अगर जितनी भी फ्रिक्शन हमारे अर्थ पर मौजूद है वो ख़त्म हो जाए? तो एक ही बात होगी भाई, अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मूव ही करता रहेगा, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में पड़ा रहेगा, वो कभी भी मूव नहीं करेगा अगर हमारी फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए। लास्ट हमारा 3.20 क्वेश्चन है कि व्हाई द स्पिनर वॉशिंग मशीन इज मेड टू स्पिन एट वेरी हाई स्पीड। हमने वॉशिंग मशीन स्पिनर पढ़ा था, हमने ये भी देखा था कि उसके अंदर एक बास्केट होती है, और उस बास्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है ना सुराख मौजूद होते हैं, होल्स मौजूद होते हैं, तो जिसकी वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाती और पानी उन सुराखों की मदद से बाहर आ जाता है। कहता है द स्पिनर वॉशिंग मशीन इज मेड टू स्पिन एट वेरी हाई स्पीड सो दैट द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इज फोर्स आउट थ्रू द होल्स ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। स्पिनर को, मशीन को हाई स्पीड में इसलिए घुमाया जाता है क्योंकि जो उसमें सुराख मौजूद होते हैं उससे पानी बाहर आ जाता है, जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाती है और वो कपड़े खुश्क हो जाते हैं पानी के बाहर आने की वजह से। होप सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अच्छे से आपने इन सारे क्वेश्चंस को याद करना है। अल्लाह हाफिज़।